Hey guys, how are you all? This is Deepak from Chemical Gyan YouTube channel. So in this video we are going to learn chemical reactivity of haloarenes. हम लोग ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर लिया जिसमें हम लोग ने एनिलीन से भी बनाया था और हेलोजिनेशन करके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके भी क्या बनाया था, हेलोअरीन्स। क्लियर हो गया। नाउ वी विल डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरीन्स, जिसमें आपको तीन टाइप के रिएक्शन पढ़ना है। एक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड लास्ट वन इज रिएक्शन विथ मेटल। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये रिएक्शन आपने ऑलरेडी देखा है बच्चे लोग, जब हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड की बात की थी। अल्काइल हैलाइड का याद करो, ये RX होता है, इधर आपने कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल लिया, इधर से X माइनस के फॉर्म में निकलेगा और उसके जगह पे कौन आ जाएगा, Nu माइनस। तो इसको ही तो आप क्या बोलते हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक न्यूक्लियोफाइल के जगह पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल का आना। क्लियर हो रहा है। तो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन अल्काइल हैलाइड। ये क्या है बच्चे लोग, अल्काइल हैलाइड है। बट नाउ वी आर गोइंग टू लर्न इन अराइल हैलाइड, दैट इज हेलोअरीन्स। हेलोअरीन्स में बात करेंगे तो देखो, हेलोअरीन्स की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एक हेलोअरीन्स है और एक Nu माइनस है, न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल इधर आएगा और इसके जगह से हेलोजन निकल जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो दिस इज व्हाट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोअरीन्स। क्लियर हो गया बच्चों लोग। तो ये रिएक्शन है, X माइनस के जगह पे Nu माइनस आना, कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल का आना, इट इज नथिंग बट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर हो गया बच्चों लोग, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। अब जितना ये दिखने में आसान लगा उतना ये रिएक्शन आसान होता नहीं है। मतलब क्या, ये जो अराइल हैलाइड है, एलोहरीन्स, these are less reactive toward, very less reactive towards nucleophilic substitution reaction। वो लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जल्दी दिखाते नहीं है। क्यों बच्चे लोग, इसका रीजन है, एक तो रीजन है रेजोनेंस, दूसरा रीजन है डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक, फिर है अपना S कैरेक्टरिस्टिक्स, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सो ये सारे रीजन के वजह से आई विल डिस्कस, वो जितने भी रीजन है मैं डिस्कस करूंगा। ये सारे रीजन के वजह से ये जो अराइल हैलाइड है, इसका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज वेरी लेस। तो इसको अगर रिएक्शन करवाना है, ये न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन करवाना है, तो वी नीड ड्रास्टिक कंडीशन, मतलब हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर हो गया। ड्रास्टिक एक्सट्रीम कंडीशन में ये रिएक्शंस होते हैं, अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन पे, रूम टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये रिएक्शंस होने वाले नहीं है, बिकॉज अराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड देखो आराम से रिएक्ट कर लेगा, लेकिन इट इज वेरी लेस रिएक्टिव। व्हाई, लेट डिस्कस। सो देखो, अराइल हैलाइड्स are very less reactive towards nucleophilic Nu minus न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहला रीजन इज रेजोनेंस। पहला रीजन क्या है बच्चों लोग, रेजोनेंस है। चलो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग अराइल हैलाइड का। देखो, आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए, आपने सीखा है 11th स्टैंडर्ड में बच्चे लोग। ये क्या है बच्चे लोग, हेलोअरीन्स, एरोमेटिक सिस्टम के साथ हेलोजन एटम जुड़ा है। इधर कॉन्जुगेशन दिख रहा है, पाई सिग्मा लोन पेयर। सो क्या होगा, कॉन्जुगेशन होता है तो रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब इधर रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस की वजह से मॉलिक्यूल स्टेबल है, तो स्टेबल मॉलिक्यूल क्या जल्दी रिएक्ट करेगा बच्चे लोग, नहीं करेगा। बात समझ रहे हो, रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो क्या इधर मॉलिक्यूल रिएक्ट जल्दी करेगा, क्या नहीं। जबकि अल्काइल हैलाइड में देयर इज नो रेजोनेंस, रेजोनेंस जैसा कुछ नहीं है, तो वो रिएक्ट कर जाएगा। ये तो पहला रीजन हुआ रेजोनेंस। चलो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं।
तो पाई सिग्मा लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां से कहां होगा, इधर से इधर होगा कि इधर से इधर। ऑलवेज रिमेंबर लोन पेयर से पाई बॉन्ड की तरफ। क्लियर हो गया। सो लोन पेयर से पाई बॉन्ड, लोन पेयर बिकम बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर। लोन पेयर से बॉन्ड बन जाएगा और बॉन्ड पेयर से क्या बन जाएगा, लोन पेयर बन जाएगा। लोन पेयर पता है होता है ना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में प्रेजेंट नहीं होते। देखो इसमें कुछ चेंज किया क्या, नहीं, तो इसको एज इट इज वैसे ही रहने दो। इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड से क्या हो गया डबल बॉन्ड। हेलोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो उसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। और ये जो पाई बॉन्ड था वो इधर आ गया लोन पेयर के फॉर्म में, यानी नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में। अब ये क्या होगा, पूरे रिंग में क्या होगा, फ्लो होगा, जिसके वजह से रिंग में इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डेंसिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और जब स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर हो गया। तो इधर क्या होगा, देखो इधर कुछ चेंज कर रहे हो, नहीं चेंज कर रहे हो, इधर भी कुछ चेंज नहीं कर रहे तो एज इट इज बना दो। चेंज क्या किए, इधर लोन पेयर से बॉन्ड पेयर बनाए तो ये वाला बॉन्ड खसक के इधर आ जाएगा। फिर वापस इधर से इधर जाओगे और इधर से इधर जाओगे। तो देखो क्या होगा, ये लोन पेयर से बॉन्ड पेयर इधर बन गया, ये बॉन्ड तो एज इट इज वैसा का वैसा ही, और ये डबल बॉन्ड वाला भी एज इट इज वैसा का वैसा बना दो। इधर भी क्या हो जाएगा, ये वाला जो बॉन्ड था वो क्या बन जाएगा, लोन पेयर बन जाएगा। क्लियर हो रहा है। अब देखो ये क्या होगा, लोन पेयर सिग्मा पाई बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है तो इसको इधर देगा तो ये वापस अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, वापस अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। समझ रहे हो। तो देखो ये तो एज इट इज वैसा का वैसा ही, ये भी ऐसा है। इधर देखो लोन पेयर का पाई बॉन्ड बन गया और डबल बॉन्ड का क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड। अपने इलेक्ट्रॉन वापस खींच लेगा तो पॉजिटिव गायब हो जाएगा। सो फ्रॉम दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको क्या पता चला, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आपको क्या पता चला कि कार्बन और हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा। दिख रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर मैं इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊं बच्चे लोग, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है तो मैं इसको ऐसा बना दूं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और इधर देखो एक्स के पास क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है कि नहीं, एक्स के पास क्या आ रहे हैं, डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है, मतलब पार्शियली डबल बॉन्ड। तो ये कार्बन और हेलोजन के बीच में क्या है बच्चे लोग, पार्शियल डबल बॉन्ड है। क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, डबल बॉन्ड आ रहा है। किसके वजह से, रेजोनेंस की वजह से। आप मुझे बताओ एक बॉन्ड इजीली टूटेगा कि दो बॉन्ड, दो बॉन्ड तोड़ने के लिए ज्यादा टाइम जाएगा, ज्यादा एनर्जी जाएगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक है। तो दो बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी लाना पड़ेगा, क्योंकि आपको करना क्या है, ये पूरे एक्स को इधर से हटा देना है, उसके जगह पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल लाना है। सो फॉर दैट इधर देखोगे तो दो बॉन्ड आ जा रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है, जिसके वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आया। मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बच्चे लोग, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक का मतलब कौन सा, इधर कार्बन और हेलोजन के बीच में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, sp2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2। और आपको पता है sp2 है इधर, जबकि अल्काइल हैलाइड में क्या है बच्चे लोग, सिंगल बॉन्ड है, मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। तो इधर क्या हो रहा है ना, कार्बन का sp2 और हेलोजन के p ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग है, जबकि इसमें कार्बन का sp3 और इसके p ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग है। हम लोगों ने ओवरलैपिंग के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है बच्चे लोग। तो sp2 वाला एज यू नो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है बच्चे लोग, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp वाले का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, फिर sp2 होता है, फिर क्या होता है sp3। इसमें s कैरेक्टर ज्यादा है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। s कैरेक्टर ज्यादा मतलब क्या होता है ना, छोटा सा होता है, न्यूक्लियस के पास होता है बहुत, तो वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, जाने नहीं देगा। बात समझ। तो ये sp2 है, तो ये क्या, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 से ज्यादा है, तो वो क्या करेगा ना, कि हेलोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचा रहेगा, जाने नहीं देगा, मतलब ये हेलोजन को जाने नहीं देगा। क्लियर हो गया बच्चे लोग। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन एक रीजन होता है जिसके वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। फिर दूसरा रीजन क्या था, रेजोनेंस। रेजोनेंस होता है तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और स्टेबल मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। थर्ड रीजन है रेजोनेटिव स्ट्रक्चर से पता चला पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है, और डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या लगता है बच्चों लोग, ज्यादा एनर्जी लगता है। क्लियर हो रहा है। सो ये सारे रीजन के वजह से, बात समझ रहे बच्चे लोग, ये सारे रीजन के वजह से आपको क्या पता चला कि वाई अराइल हलाइड्स यानी हेलो अरीज आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
क्लियर हो गया बच्चे लोग क्यों लेस रिएक्टिव होते हैं? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन। कार्बन के भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा, जाने नहीं देगा हेलोजन को। क्लियर हो रहा है बच्चे लोग? हेलोजन को जाने नहीं देगा। बात समझ रहे हो? तो ये सारे रीजन की वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? कम हो जाती है। अभी आपने देखो क्या पढ़ा था, SN1 और SN2 पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, SN1 एंड SN2 पढ़ा था, याद आ रहा है? SN1 में क्या बनता है? कार्बोकैटायन बनता है, जबकि SN2 में बैक साइड अटैक होता है। तो इस एक और रीजन है, देखो अगर ये SN1 से जाना चाहे तो फिनाइल कार्बोकैटायन बनेगा, एंड एज यू नो फिनाइल कार्बोकैटायन इज हाईली अनस्टेबल। फिनाइल कार्बोकैटायन ऐसा कुछ ऐसा, ये डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड के ऊपर है पॉजिटिव। क्लियर हो गया? तो फिनाइल कार्बोकैटायन तो अनस्टेबल होता है, SN1 से अगर गया तो फिनाइल कार्बोकैटायन इज अनस्टेबल। और अगर वो SN2 से जाएगा तो बैक साइड अटैक करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि बैक में कौन है बच्चों लोग? अराइल ग्रुप है, बेंजीन है, बेंजीन बल्की ग्रुप है ना, तो क्या दूसरा न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक जल्दी कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। तो ये सारे रीजन के वजह से SN1 SN2 भी पॉसिबल नहीं होता। सब्स्टिट्यूशन होगा, समझ रहे हो बच्चों लोग? होगा सब्स्टिट्यूशन, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल प्रेशर पे नहीं होगा। इट रिक्वायर्स ड्रास्टिक कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशन लगता है। सो ये सब नोट कर लो कि क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और व्हाई अराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको प्रॉपर्ली नोट करो। इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ हेलोअरीन्स। क्लियर हो गया? तो इसको आप नोट करो। So guys, in previous slide we have discussed why aryl halides are less reactive towards nucleophilic substitution reaction. Now we will discuss different reactions और different example. So एक example है, देखो start करें। चलो, ये हमारे पास है क्लोरोबेंजीन। क्या है बच्चे लोग? क्लोरोबेंजीन। उसका रिएक्शन मैंने NaOH के साथ करवाया एट 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो मुझे इधर क्या मिल गया? फिनॉल मिल गया। क्या मिल गया? फिनॉल। तो इसका OH इधर आया और इसका Cl इधर आया, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ बच्चों लोग। तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने के प्रोसेस को हम लोग डाउस प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों लोग? डाउस प्रोसेस। ये आपको फिनॉल चैप्टर में है बच्चों लोग कि कैसे क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनते हैं विथ मैकेनिज्म। समझ रहे? एक्चुअली क्या होता है ना, पहले क्लोरोबेंजीन से सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, देन सोडियम फिनॉक्साइड से रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? फिनॉल। देखो कुछ ऐसा होता है। मैकेनिज्म पे मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैकेनिज्म हम लोग फिनॉल चैप्टर में सीखेंगे। ये क्या है? क्लोरोबेंजीन है, उसका रिएक्शन आपने NaOH के साथ करवाया एट वेरी हाई टेम्परेचर 623 केल्विन बच्चे लोग, और प्रेशर भी देख रहे हो 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंडस्ट्रियली हम लोग फिनॉल को ऐसे ही बनाते हैं इस प्रोसेस से। तो पहला मुझे क्या मिलेगा? सोडियम फिनॉक्साइड। ये क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड। क्लियर हो रहा है? सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। उसका रिएक्शन अगर मैं एसिड के साथ करवा दूं, डाइल्यूट HCl के साथ करवा दूं, तो HCl का इधर से H+ निकल के इधर आ जाएगा और NaCl इधर चले जाएगा। इधर देखो फिनॉल बन गया और इधर क्या बन गया? NaCl। ये फिनॉल बना कि नहीं बच्चे लोग? सो दिस प्रोसेस इज नथिंग बट डाउस प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। बहुत अच्छा प्रोसेस है बच्चों लोग फिनॉल बनाने का, बट इसका मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लोरीन के जगह पे मैंने क्या लेके आया? OH लेके आया एट एक्सट्रीम कंडीशन, मतलब हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर हो गया बच्चों लोग? अब देखो, इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप is attached with, if electron withdrawing group is attached with haloarenes, then rate of nucleophilic substitution reaction will increase। बात समझ रहे हो?
अगर आपके हेलोअरीन्स के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपने लगाया है, सो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल इंक्रीज, मतलब वो जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाएगा बच्चों लोग, बहुत फास्ट हो जाएगा एज कंपेयर टू विदाउट एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। बात समझ रहे हो? एक एग्जांपल लेते हैं, देखो इधर मैंने एक नाइट्रो ग्रुप लगा दिया एंड एज यू नो नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप क्या होता है बच्चों लोग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। क्लियर हो गया? अब जब आपने नाइट्रो ग्रुप लगाया तो आपको पता है नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा कि नहीं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। बिकॉज ऑफ दैट इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा रिंग के ऊपर। इधर समझ रहे हो कि नहीं कैसे, वो मैं आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बताऊंगा, बट आप खुद ही सोचो बच्चों लोग कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, रिंग पे इलेक्ट्रॉन की कमी, रिंग पे इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। बात समझ रहे हो? और आप क्या कर रहे हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो। न्यूक्लियोफाइल को क्या पसंद है, पॉजिटिव पसंद है। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लवर, पॉजिटिव चार्ज का लवर, समझ रहे हो? तो अगर इधर मैंने NaOH लिया तो जो ऊपर मेरा 623 केल्विन जा रहा था वो 433 केल्विन में रिएक्शन हो जाएगा। किसमें होगा बच्चे लोग, 433 केल्विन में। बिकॉज ऑफ नाइट्रो ग्रुप देखो टेम्परेचर कम लग रहा है, मतलब थोड़ी सी टेम्परेचर पे क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। ये देखो इधर OH आ जाएगा, इधर पैरा नाइट्रोफिनॉल बन गया। ये क्या बन गया, पैरा नाइट्रोफिनॉल। और ये क्या है, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन है, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन है, पैरा नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन है। बात समझ रहे हो आप लोग ये वाला? तो ये देखो क्या हो गया बच्चे लोग, क्लोरीन था, क्लोरीन की जगह पे OH आ गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बट कम टेम्परेचर पे हो गया। समझ रहे हो? 433 केल्विन पे ही हो गया ये रिएक्शन। बात समझ रहे हो? अब मैंने नंबर ऑफ फिनॉल ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप बढ़ा दिया। पहले एक ही नाइट्रो था, अभी 2 नाइट्रो मैंने कर दिया। देखो ये क्लोरो, ये क्या है, नाइट्रो इधर लगा दिया और एक पैरा पे लगा दिया। अब इसका रिएक्शन मैंने OH के साथ करवाया, या तो NO2CO3 ले लो और इधर क्या ले लो, H+ ले लो, और टेम्परेचर क्या था 403 केल्विन। टेम्परेचर देखो कम टेम्परेचर पे भी रिएक्शन कर लिया, और भी कम टेम्परेचर पे वो रिएक्शन कर रहा है, और आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये इधर OH है, इधर NO2 है ऑर्थो पे, और इधर पैरा पे भी क्या है, NO2। क्लियर हो रहा है? तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, समझ लो 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल है बच्चों लोग, 2,4 DNP डाइनाइट्रोफिनॉल। क्लियर हो गया क्या बच्चे लोग? तो इस तरीके से रिएक्शन होते हैं। जैसे अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाओगे, रिंग से जुड़ा हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाओगे, सो रिएक्टिविटी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रिएक्टिविटी भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। मतलब कम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचता है तो रिंग पे पॉजिटिव डेवलप होता है। जैसे ही OH- को पॉजिटिव दिखा वो फटाक से अटैक कर जाएगा और इसको बाहर निकाल देगा। बात समझ रहे हो कि कैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है? एक और एग्जांपल देखते हैं, चलो रफ करूं इसको मैं। सो गाइस, हम लोग ने अभी क्या देखा था कि हाउ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल एक और देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि मैंने क्या लिया, क्लोरोबेंजीन ले लिया, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। जब इसका रिएक्शन मैंने NaOH के साथ कराया, या तो वार्म वाटर, इसको जस्ट गर्म करना है, या तो आप क्या ले लोगे, वार्म वाटर, गर्म पानी भी ले लोगे, तो इधर आपको देखो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा। गर्म पानी ले लिया, क्या ले लिया, जस्ट गर्म पानी, ज्यादा हीट नहीं करना है। इधर आ जाएगा OH, इधर आ जाएगा NO2, तो अपने जगह पे वैसे का वैसे ही रहेंगे।
बात समझ रहे? NO2 तो अपने जगह पे वैसे का वैसे ही रहा, चेंज क्या हुआ, क्लोरीन के जगह पे क्या आ गया, OH, लेकिन जस्ट गर्म करना था। क्लियर हो रहा है? और कुछ ना, प्रेशर कुछ नहीं। तो जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ रहा है, रेट ऑफ रिएक्टिविटी वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब एक्सट्रीम कंडीशन नहीं भी रहेगा तो वो रिएक्शन कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलोगे, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और इसका एक प्यारा सा नाम होता है वो है पिक्रिक एसिड। क्लियर हो गया बच्चे लोग? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो नाइट्रो ग्रुप की वजह से रिएक्टिविटी क्या हो गया, बढ़ गया। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से समझते, देखो इधर क्या है, क्लोरीन है, इधर क्या है, नाइट्रो ग्रुप में लगा दे रहा हूं। दिस इज व्हाट बच्चे लोग, नाइट्रो ग्रुप। एज यू नो नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि देखो ना इस नाइट्रोजन से क्या हो रहा है बच्चे लोग, कितने 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, और ये दोनों ही ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। ये दोनों ऑक्सीजन क्या है, नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, जिसके वजह से नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है बच्चों लोग, कमी हो रही है। जब नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो क्या करेगा, इस वाले बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन, कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। बात समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो अपनी तरफ खींचेगा। तो देखो कुछ ऐसा होगा। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रॉन को क्या किया, अपनी तरफ खींचा। तो देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बना रहा हूं, जिसमें कुछ चेंजेस नहीं, उसको एज इट इज रहने दो। इधर क्या हो जाएगा, Cl, ऐसा का वैसा। जब इधर से इलेक्ट्रॉन को इधर खींचा तो इसके ऊपर क्या डेवलप हो गया, पॉजिटिव डेवलप हो गया कि नहीं। तो इधर OH माइनस पहले से था, अब देखो OH माइनस क्या होगा, जुड़ जाएगा। क्या होगा, जुड़ जाएगा, बिकॉज क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। बात समझ रहे हो, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव देखते ही OH माइनस क्या होगा, जुड़ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चे लोग? पॉजिटिव को देखते ही OH माइनस क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो डोंट यू थिंक इसका पॉजिटिव गायब हो जाएगा। चलो इसको नेक्स्ट स्टेप में बताता हूं। इधर देखो क्या होगा, नाइट्रो है, N डबल बॉन्ड O माइनस, इधर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? अब इधर क्या करेगा, OH माइनस अटैक करेगा। पॉजिटिव के ऊपर कौन अटैक करेगा, OH माइनस। एक न्यूक्लियोफाइल, दूसरा न्यूक्लियोफाइल क्या किया, अटैक किया। और ये Cl भी वैसे का वैसे ही है, एज इट इज। तो देखो ना बच्चों लोग, पॉजिटिव डेवलप्ड हुआ तो ये फटाक से अटैक करेगा। वही अगर पॉजिटिव डेवलप्ड नहीं होता तो इसको बहुत मेहनत करना पड़ता है इस क्लोरीन को निकालने के लिए। मतलब आपको हाई टेम्परेचर और प्रेशर देना पड़ता है इस क्लोरीन को निकालने के लिए। बट बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उसने इलेक्ट्रॉन को खींचा, पॉजिटिव डेवलप्ड हो गया, OH माइनस चिपक गया। क्लियर हो गया? अब देखो क्या होगा, ये तो एसिडिस है, इधर देखो लोन पेयर से बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर से लोन पेयर। वैसे जैसे आप क्लोरोबेंजीन में कर रहे थे वैसा ही होगा। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन इधर आया ना, वो इधर से पूरा रेजोनेंस करके वापस इधर आता है, फिर ये रिंग में जाता है। इधर आ गया नेगेटिव, इधर आ गया डबल बॉन्ड। अब देखो ये इधर से इधर जाएगा और ये इधर से इधर जाएगा। देखो ये इधर से इधर आ गया, ये इधर से इधर, और ये एक है OH है और एक क्या है, Cl है। एक OH है और एक क्या है, Cl है। और ये जो डबल बॉन्ड था इधर क्या बन जाएगा बच्चों लोग, नेगेटिव चार्ज। और ये नेगेटिव चार्ज जब इधर जाएगा तो कार्बन कितना बॉन्ड बना सकता है, 4। तो कोई एक बॉन्ड टूटना पड़ेगा। तो ये क्लोरीन इज बेस्ट लिविंग ग्रुप, हेलोजन्स आर लिविंग ग्रुप। तो हेलोजन निकल जाएगा एंड यू विल गेट फिनॉल। समझ रहे हो, यू विल गेट फिनॉल। और इधर नाइट्रो ग्रुप भी जोड़ दो बच्चों, नाइट्रो ग्रुप है ना इधर। तो बिकॉज ऑफ नाइट्रो ग्रुप पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड होता है, मतलब रिंग पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो न्यूक्लियोफाइल को पॉजिटिव पसंद है, पॉजिटिव आएगा और वो फटाक से चिपक जाएगा। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना ज्यादा वो रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेंगे, उतना ही ज्यादा रिंग में पॉजिटिव डेवलप्ड होगा और उतना ही फास्ट रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो इस तरीके से कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन को बढ़ा देता है। क्लियर हो गया? रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है क्योंकि वो रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन रहा तो उसका भी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए, तो वो आपके लिए होमवर्क है। पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ।
क्लियर हो गया पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन का। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट मेटल के साथ रिएक्शन कैसे होगा। क्लियर हो गया। सो गाइस वी हैव डन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोअरीन्स। नाउ वी विल डिस्कस रिएक्शन विद मेटल्स। हेलोअरीन्स का रिएक्शन करेंगे मेटल्स के साथ, रिएक्शन विद मेटल्स। सो देखो आपने वुड्स रिएक्शन किया था उसके पहले जब अल्काइल हैलाइड पढ़ रहे थे, तो अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जब आप सोडियम मेटल के साथ करते हो तब आपको क्या मिल रहा था, अल्केन मिल रहा था। दिस इज नथिंग बट वुड्स रिएक्शन। वैसे ही अगर आप दो अराइल हैलाइड का रिएक्शन देखो, दिस इज फर्स्ट अराइल हैलाइड एंड दिस इज सेकेंड अराइल हैलाइड, दो अराइल हैलाइड यानी हेलोजन डेरिवेटिव्स हेलोअरीन्स का रिएक्शन आप सोडियम मेटल के साथ करते हो तो आपको इधर देखो क्या मिल जाएगा, बाइफिनाइल मिल जाएगा। ये एक बेंजीन रिंग और ये दूसरा बेंजीन रिंग सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बाइफिनाइल बोलते हो। क्या बोलते हो, बाइफिनाइल। तो इस रिएक्शन को हम लोग ने क्या बोला, फिटिक रिएक्शन बोलते हो। क्या बोलते हो, फिटिक रिएक्शन। अगर आप अल्काइल हैलाइड लेते हो तो वुड्स रिएक्शन, ये क्या है बच्चों लोग, वुड्स रिएक्शन है। लेकिन जब आप अराइल हैलाइड लेते हो तो दैट इज फिटिक रिएक्शन, ये क्या है, फिटिक रिएक्शन। लेकिन अगर आप दोनों को लेते हो, एक जगह मैंने क्या लिया, एक अल्काइल हैलाइड अराइल हैलाइड लिया और एक मैंने क्या लिया बच्चे लोग, अल्काइल हैलाइड लिया। ये अराइल हैलाइड है हेलोअरीन्स और ये अल्काइल हैलाइड है। तब देखो आपको क्या मिलेगा, बेंजीन रिंग के पास CH3 ग्रुप आ जाएगा। बेंजीन के साथ क्या आ गया, CH3 आ गया। तो इसको आप क्या बोलते हो, मिथाइल बेंजीन या तो टोल्यूइन बोलोगे, मिथाइल बेंजीन या क्या बोलोगे, टोल्यूइन बोलोगे। क्लियर हो गया। तो दिस इज नथिंग बट टोल्यूइन। बात समझ रहे हो। तो इसमें आपने अल्काइल हैलाइड भी लिया और अराइल हैलाइड भी लिया। तो अल्काइल हैलाइड लेते हो तो वुड्स, अराइल हैलाइड लेते हो तो फिटिक। तो इसका नाम पड़ जाता है वुड्स फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो ये रिएक्शन है आपका मेटल के साथ, जो कि आपको पता होना चाहिए। एक फिटिक रिएक्शन है और एक है वुड्स फिटिक। फिटिक में क्या होगा, बाइफिनाइल बनेगा, जबकि वुड्स फिटिक में क्या होगा, आपको अल्काइल बेंजीन मिलेगा। मिथाइल बेंजीन भी मिल सकता है, इथाइल बेंजीन भी मिल सकता है एंड सो ऑन। क्लियर हो गया। तो बच्चों लोग इसको प्रॉपरली नोट कर लो। So guys, in this lecture we have discussed nucleophilic substitution reaction in haloarenes. Why they are less reactive, why haloarenes are less reactive towards nucleophilic reaction. This is what we have discussed. In that we have discussed the reason, that is resonance, double bond characteristics, sp2 hybridization, etc etc. फिर we have seen some example of nucleophilic substitution reaction, and one important thing that as number of electron withdrawing group will increase, rate of nucleophilic substitution reaction of haloarenes will also increase. That means जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा, दो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इसकी रिएक्टिविटी और बढ़ जाएगी, तीन रहेगा तो इसकी रिएक्टिविटी और भी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। बिकॉज ऑफ दैट जो रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ग्रो होता है धीरे धीरे, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियोफाइल, जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, वो इजीली अटैक कर जाता है। फिर आफ्टर दैट वी सीन दैट रिएक्शन ऑफ अराइल हैलाइड्स विथ मेटल। क्लियर हो गया। तो सोडियम मेटल के साथ देखा, अगर दो अराइल हैलाइड रिएक्ट करते हैं सोडियम मेटल के साथ तो आपको बाइफिनाइल मिलेगा। दैट रिएक्शन इज नथिंग बट फिटिक रिएक्शन। और अगर एक अराइल हैलाइड है और एक अल्काइल हैलाइड है तो यू विल गेट अल्काइल बेंजीन। दिस इज नथिंग बट वुड्स फिटिक रिएक्शन। In next lecture we will discuss electrophilic substitution reaction of haloarenes. In that we will discuss halogenation, chlorination, halogenation में सब आ गए, then nitration, sulfonation, etc etc. Till then, bye, take care and thank you so much for watching this video.